अबे ओ, दिखता नहीं है क्या? ये पार्किंग प्लेस तेरे बाप का है? मैं अपनी गाड़ी रिवर्स कर रहा था ना। अबे ओ, तमीज से बात कर। अबे पहले गलती करता है, बाद में तमीज सिखाता है। गाड़ी हटा चल। और नहीं हटाए तो क्या करेगा? हाँ, रईसों की रईसी निकालना हमें आता है। सूरज, ठहरो, बैठो बेटे। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। सूरज, औलाद अगर भटक जाए तो उसके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है ये तुम उस रोज जान जाओगे जब तुम खुद बाप बनोगे। बेटे, अगर इंसान बुराई की हद पार करके एक बार प्रायश्चित कर ले तो बुराई बुराई नहीं रहती। समाज भी उसे एक भूल समझकर माफ कर देता है। मैं तो फिर भी एक बाप हूं बेटे। बेटे, माँ बाप का फर्ज बच्चों की परवरिश करना, तालीम दिलाना, उसकी देखरेख करना होता है, जो हमने किया है। और जब बच्चा जवान हो जाए तो उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाए, खुद अपने पांव पर चले। बेटे, आज मैं कमिश्नर की कुर्सी पे बैठा हूं, लेकिन आज तक मैंने इस कुर्सी का नाजायज फायदा नहीं उठाया और ना ही किसी का एहसान दिया है। लेकिन आज मैंने पहली बार तुम्हारे लिए सेठ रामलाल से तुम्हारी नौकरी की सिफारिश की है और वो तुम्हें अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर रखने को तैयार है। 4000 रुपए तनख्वाह स्टार्टिंग में। कितनी मजे की बात है। सारी जिंदगी नौकरी करने के बाद आज मेरी तनख्वाह 4000 रुपए है और स्टार्टिंग में तुम्हें 4000 रुपए मिलेगा। 4000 रुपए सैलरी। 4000 रुपए पाने वाले को तो मैं अपने यहाँ नौकर रखना चाहता हूँ। सूरज, आहिस्ता आहिस्ता, ज्यादा चिल्लाइए मत वरना गले में जख्म हो जाएगा। अब तो 4000 इस तरह कह रहे कि जैसे 4000 कोई बहुत बड़ी रकम है। ओहो। हाँ, और आप अभी फरमा रहे थे ना कि माँ बाप का फर्ज है कि बच्चों की परवरिश करना, तालीम दिलाना, उसकी देखभाल करना। तो मैं आपको एक पते की बात बताना चाहता हूँ कि आजकल के मॉडर्न जमाने में जब औलाद जवान हो जाए तो उसे अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक सिर्फ उसी का होता है, माँ बाप का नहीं। अंडरस्टैंड पप?
मुझे माफ कर दे। मेरे कारण आपको बेटे की बातें सुननी पड़ी, मगर फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल बार बार मुझसे कहता है कि सूरज एक दिन सही रास्ते पर जरूर लौट आएगा, जरूर लौट आएगा। ओए खुद ही मुखौल करता है और खुद ही हंसता है। तू ओए हमको भी तो बता क्या बात है। बाबूजी मुझे 4,000 रुपए की तनख्वाह वाली नौकरी दिलवा रहे थे। और फिर तूने क्या कहा है? मैंने कहा 4,000 रुपए तनख्वाह पाने वाले को मैं अपना नौकर रखना चाहता हूँ। ये सुनकर तो बहुत नाराज हुए होंगे तेरे डैडी। बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा हुए। सोचने लगे कि बेटा बाप से ऐसी बातें कैसे कर सकता है। और सही मानों में आज मुझे बहुत खुशी मिली। ओए होश कर। मैं तो कहता हूँ तूने अपने बाप को नाराज करके अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। ओए मोतियां वाले, जिस कमिश्नर की जुत्ती के नीचे कानून का परिंदा रहता हो उसे नाराज करके कोई भला जिंदा रह सकता है? मैं आपका मतलब नहीं समझा। ओए मतबल साफ है काका जी। मतबल के वास्ते दो देश अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल के मेल मिलाप कर लेते हैं, फिर ये तो प्यो पुत्र का मामला है। ओ मोतियां वाले, तुसी मेरी बात मान लो, जाके डैडी के पैरों में लेट जाओ और माफी मांग लो। मैं और उनसे माफी मांगू? ओए तू क्या रावलपिंडी का गवर्नर है जो पिताजी से माफी मांगने में तुझे शर्म आती है? सुमन, ओ सुमन, मेरी फाइल कहाँ है? टेबल पर रखी है। पिताजी, मैं आपका कसूरवार हूं, गुनहगार हूं। समझ में नहीं आ रहा है किस मुंह से आपसे माफी मांगूं। इसलिए आपके इतने करीब होकर भी आपका सामना करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। आपका बेटा सूरज। सूरज, सूरज। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, आपका बहुत अपमान किया है। सिर्फ एक बार आप इस गुनहगार बेटे को क्षमा कर दीजिए। एक बार पिताजी। बेटा, मुझे मेरी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा मैं सपना देख रहा हूं। जो बेटा बाप की सूरत भी देखना गवारा नहीं करता था, आज बाप के पांव छूकर माफी मांग रहा है। पिताजी, दरअसल बदकिस्मत तो मैं था जो सारी जिंदगी बाप को दुख देता रहा, उनके जज्बात को घायल करता रहा। बस बेटा बस, एक साथ इतनी खुशियों की बारिश मत कर, वरना इस बारिश में ये दिल किसी गरीब के कमजोर झोपड़ी की तरह रह जाएगा। पिताजी, आपने रामलाल जी के यहाँ नौकरी की बात की थी ना? मैं नौकरी वहीं करूंगा। मैं तो मुकद्दर से मायूस हो गया था बेटा। तकदीर में औलाद के प्रेम का सुख भी लिखा है, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन ये सब अचानक किसने किया? एक लड़की ने। लड़की? जी हाँ, उसका नाम राधा है। सूरज राधा को चाहता है और उसे आपकी बहू बनाना चाहता है। बहू? जी। अरे आप ऐसे क्या देख रहे हैं, जैसे बहू का शब्द जिंदगी में पहली बार सुना है। याद है मैंने कहा था इसके कांधों पर जिम्मेदारी का बोझ डाल दीजिए तो अपने आप इसके कदम सही रास्ते पर आ जाएंगे। गृहस्थी का बोझ सामने नजर आ रहा है ना, इसीलिए इसका कड़वा मिजाज मीठा हो गया। लेकिन शादी से पहले नौकरी,
आप रामलाल जी से बात कीजिए। मैं आज ही बात करता हूँ रामलाल जी से, आज ही मिलता हूँ। तो इस खुशी के मौके पर हो जाए रसगुल्ले। अरे तू क्यों मुझे मोटा कर रहा है? हाँ? सर बढ़ो बढ़ो। थैंक यू सर। ये क्या सर, आज टाइपिस्ट नहीं आया जो आपको टाइप कर रहे हैं? लाइए सर, मैं कह देता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये करना मेरा जिम्मा है बेटे। आपका जिम्मा? क्यों, कोई खास बात है सर? हाँ खास बात है, हमारी जिंदगी की सबसे खास बात है बेटे। हमारे सपने सच हो गए। सूरज शादी कर रहा है, समझे? सूरज शादी कर रहा है सर? हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो सर, बहुत बहुत मुबारक हो। ये उसी का दावतनामा है, खुद टाइप कर रहा हूँ और देने भी मैं खुद जाऊंगा। लेकिन सर आपको जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना सर। नहीं बेटे नहीं, इकबाल, इस दावतनामे की अहमियत तो तब है जब इसमें अपनापन शामिल हो, वरना ये तो महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। यू आर राइट सर, आप जरूर जाइएगा। ये तो औलाद की खातिर आपका फर्ज वलीन है। लेकिन सर शादी कब है? इस अतवार को। क्या हुआ? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है जी। क्यों? मेरी ये पहली सुहाग रात है ना, इसलिए। क्या? हाँ। हम खुश हुए तो ये आपकी पहली सुहागरात। अरे ओ मोटी भैंस, मेरा मतलब अकल की, ये तुम्हारा मेरा जन्मदिन नहीं, ये हर साल पलट के आएगा। सुहागरात जिंदगी में एक ही बार होती है, पहली या दूसरी नहीं। ओह, तो आपकी भी ये पहली सुहागरात है जी? हाँ जी। फिर तो मारे गए। क्यों? आप भी नहीं, हम भी नहीं, फिर क्या होगा जी? मामा जी की शादी तो नहीं हुई, लेकिन मामा जी ने कहा था कि शुरुआत गहने उतारने से करनी चाहिए जी। वो क्यों जी? गढ़ते हैं जी। ओह, फिर तो उतार लीजिए जी। थैंक यू जी। मामा जी ने और क्या कहा था जी? कह नहीं सकता, बता सकता हूँ। सूरज,
ये लो, मद्रास पहुंचा देना और संभल के। कोई बात, ये रोज का धंधा है। क्या देख रहे हैं? देख नहीं, सोच रहा हूं। इतना छोटा सा पैकेट, इतनी रात गए, इतनी सुनसान जगह में, और इस ड्राइवर को देने के लिए तू इधर आया। घर बुला के भी दे सकता था। कोई खास वजह? बहुत ही खास वजह है। ऐसी चीजें रात के अंधेरे में सुनसान जगह पर ही दी जाती है, दिन के उजाले में नहीं। तुझे पता है इस छोटे से पैकेट की कीमत क्या है? 15 लाख रुपए। और तुझे पता है इस पैकेट में क्या है? ब्राउन शुगर। समझ गया, लेकिन अरे लेकिन वेकिन को मार गोली। जो काम करने आए थे वो करते हैं, कॉफी पीते हैं। सूरज, गुड इवनिंग डैडी। गुड इवनिंग। काम कैसा चल रहा है बेटे? जी ठीक चल रहा है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जी वो। अरे वो क्या कर रहा है? क्या चीज है भाई, दिखा दो। क्यों जवान बेटे को शर्मिंदा कर रहे हो? बहू के बालों में लगाने के लिए गजरे लाया है। अरे गजरे लाया है तो मुझे क्यों नहीं दिखा रहा? वो अपनी पत्नी के लिए लाया है, आप कैसे देख सकते हैं? क्यों? जरा आप अपनी जवानी याद कीजिए, जब आप मेरे लिए गजरा लाया करते थे और कोई देखना चाहता था तो आपको कितना बुरा लगता था। जा बेटे, बहू तेरा इंतजार कर रही है। भरत, तेरा ध्यान किधर है? फूल वाला तेरी जान इधर है। बड़े बेशर्म हो गए हो। अरे इसमें बेशर्मी की क्या बात है? तुम्हारे काले काले बालों के लिए लाया हूं ये सफेद सफेद फूल। जल्दी से लगवा लो क्योंकि मुझे लगी है। क्या लगी है? अरे समझा करो ना, नहीं तो मैं यही कर दूंगा। नहीं, समझ गई। लगाओ ना। लगी है। ओफो, क्या कर रहे हो? सुनिए जी। कहिए जी। आपको रास्ते में कहीं इन कामों के लिए जगह नहीं मिलती है? जो घर आते ही सबसे पहले कहते हैं लगी है। अरे लगती है तो मेरा क्या कसूर? तुम एक काम करो, तुम जल्दी से शीशे में भारी हो जाओ, मैं अंदर हल्का होके आता हूँ। वर्मा जी, कितने हेलमेट बनाते हो रोज फैक्ट्री में? डेली 5000 सर। और 5 के 5 लाके मेरे ऊपर डाल दो, कवर सजा दो मेरी। है गोडाउन में 5-10 लाख से ज्यादा वैसे ही पड़े हो, इतने हेलमेटों का अचार डाल रहा है? ओए बड़ा का। मॉर्निंग डैड। आ जाओ पुत्र जी, आ जाओ मेरे राम लखन। ओ दो में आ जाओ। और तू जाओ, जामे मिली। दोनों कितने सोने लगते ने मोतियां ले। भेजो भेजो भेजो। अंकल, मुझे याद करने की कोई खास वजह? हाँ पुत्र जी, खासी वजह। और लोग की ज्योतिषियों को अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं कि मेरे को कार कब मिलेगा, मुझे कार कब मिलेगी, मैं अमीर कब होऊंगा। और ये सब चीजें ऐसे थोड़ी मिल जाती हैं। और ये चीजें मिलती हैं नसीब वालों को, और तेरे जैसे नसीब वालों को। और पुत्र जी, एक ही झटके में कार भी आ जाएगा, कार भी आ जाएगी, और तू 4-4 हजार वाले नौकर रखेगा। ऐसी स्कीम बढ़ाई है तेरे हवेली राम अंकल ने। स्कीम? स्कीम। सूरज बेटे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मामा, मेरे किसी दोस्त की मौत हो गई। कैसे? रेसकोर्स रोड पर मोटरसाइकिल चला रहा था, एक पोल से टकराया और सर चूर-चूर हो गया। आज अगर कानून में सख्ती बढ़ती होती तो मेरा दोस्त जिंदा होता। उसके बुढ़े माँ बाप दीवारों से सर टकरा टकरा कर पागल ना हो गए होते। कानून की सख्ती? इस मौत से
कानून का क्या ताल्लुक है बेटे? ताल्लुक है पिताजी। आज अगर मेरा दोस्त हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चला रहा होता, ना उसके सर पे चोट लगती और ना ही वो मरता, और ना ही आज उसके बूढ़े माँ बाप की यह हालत होती। क्या पुलिस का यह फर्ज नहीं कि हेलमेट पहनना लाजमी कर दे? अगर मैं कमिश्नर होता, मैं कलेक्टर होता तो देखता कौन सा ऐसा मोटरसाइकिल सवार है जो बिना हेलमेट के सड़क से गुजरता। अगर मेरे हाथ में होता तो ये कानून मैं अभी पास कर देता बेटे, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है, ये ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर के हाथ में है। डैडी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर गुप्ता अंकल को आप जानते ही ना हो। सूरज ठीक ही कह रहा है। रोजाना कई औरतें इन एक्सीडेंट्स की वजह से बेवा हो जाती हैं, कई माँ बाप की गोद उजड़ जाती है, बहनों के भाई छीन जाते हैं। अगर हेलमेट कानून लाजमी कर दिया जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? You're right. सूरज बेटे, हौसला रखो। I will definitely do something. बैठिए बैठिए, प्लीज सिट डाउन। अचानक ये शहर के अखबार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे बुला ली? एक्सक्यूज मी सर, सर पुलिस से कुछ चंद सवालात करने हैं जिनका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। पूछिए। मोटरसाइकिल वालों को हेलमेट पहनाना लाजमी है, ये कानून आपने ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर से कहकर अचानक क्यों पास करवाया? बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। सर, आपको इसके लिए कुछ दिनों की मोहलत देनी चाहिए थी। आपने सिर्फ 24 घंटे का वक्त क्यों दिया? देखिए, कानून जितना जल्द लागू किया जाता है उतना ही जल्द फायदा होता है। रोज स्कूटर या मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से कई मौतें होती हैं। अगर पुलिस पब्लिक की जान या माल की रक्षा करती है, उसमें पब्लिक का ही हित है, पुलिस का कोई फायदा नहीं। फायदा हुआ है, तभी तो आपसे सवाल करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। सर, जिस दिन यह कानून लागू किया गया उस दिन शहर की दुकानों में एक भी हेलमेट नहीं था, नॉट ए सिंगल वन। सारे हेलमेट हवेली राम के आदमियों के जरिए बिके और उन्होंने दुगने भाव से बेचकर करोड़ों का फायदा उठाया। लोगों का कहना है इस डील में आप या आपके घर वाले शामिल हैं। शट अप! अपनी जुबान काबू में रखिए। जिससे बात करना मैं अपनी तौहीन समझता हूं, अब उसी के कारोबार में मुझे शरीक कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या ये सही है कि हेलमेट का कानून आपने अपने बेटे के कहने पे लागू किया? जी। क्यों? मेरे बेटे का जवान दोस्त जो उसके बूढ़े माँ बाप का अकेला सहारा था, स्कूटर से गिरा, पोल से टकराया और मर गया। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं कमिश्नर साहब, लेकिन आपको सुन के बहुत अफसोस होगा कि आपके बेटे सूरज ने आपसे झूठ कहा है। झूठ? जी, झूठ। उसके किसी दोस्त का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसका कोई दोस्त नहीं मरा, मगर सच्चाई ये है कि आपका बेटा बिजनेस में हवेली राम का पार्टनर बन गया है। ये हवेली राम की चाल थी। उसने आपके बेटे को लालच दिया और आपके बेटे ने झूठे जज्बात का सहारा लेकर आपसे कानून पास करवा लिया और रातों रात मार्केट से सारे हेलमेट खरीद कर अगले दिन 150 रुपया हर हेलमेट पर मुनाफा लेकर 1.25 लाख हेलमेट बेचे, जिसमें उन्होंने 2 करोड़ रुपए नफा कमाया। क्या आप इन बातों से वाकिफ नहीं? सर, जैसा कि आपने मुझे इंक्वायरी करने के लिए कहा था, मैंने शहर के तमाम पुलिस स्टेशंस के रिकॉर्ड से पता किया है कि पिछले 1 हफ्ते से रेस कोर्स रोड पर किसी भी नौजवान का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। इसका मतलब सूरज ने मुझसे झूठ कहा था? हाँ सर, और सिर्फ यही नहीं, वो पुलिस कमिश्नर का बेटा है, इसलिए कोई भी पुलिस वाला उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगा। यही सोचकर उसने आपके घर को क्या
मेरे घर को क्या? बोलो असलम। उसने सर आपके घर को गैर कानूनी सामान छुपाने का गोदाम बना रखा है। धोखा किया, मैं तुम्हारे बेटे से धोखा खा गया। उसने नेक ईमानदार फर्माबरदार होने का नाटक किया और मैं उस नाटक को असलियत समझ बैठा। उसने मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरे विश्वास की पीठ पर जहरीला खंजर भोंका है। मैं फिर कहती हूँ, आपको जरूर किसी ने सूरज के खिलाफ बहकाया है। अरे वो ढोंगी अकेला दुनिया को बहका सकता है, उसे कोई क्या बहकाएगा? उस मक्कार ने अपने दोस्त की झूठी कहानी सुनाकर मुझसे हेलमेट का कानून पास करवा लिया और आज पता चला कि वो हवेली राम के साथ मिलकर हेलमेट की कालाबाजारी कर रहा है। हवेली राम के साथ? हाँ, कानून, इंसानियत और समाज के दुश्मन हवेली राम के साथ तुम्हारे बेटे ने मिलकर हेलमेट की कालाबाजारी करके करोड़ों रुपए कमाए और मेरी सारी जिंदगी की कमाई, ईमानदारी और इज्जत को खाक में मिला दिया। अरे इससे तो अच्छा था वो मेरे सीने में गोली मार देता। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, चुप हो जाइए। ये जानने के बाद कि तुम्हारा बेटा एक मुजरिम बन चुका है, काला बाजारी बन चुका है, उसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में आ चुका है, तो भी चुप हो जाओ? जवाब दो। ये घर जिसे मैंने अपनी मेहनत और हलाल की कमाई से एक पवित्र मंदिर बनाया था, उस मंदिर को उसने पाप के अंधेरे में ढकेल दिया। ये मंदिर जिसे तुम्हारे बेटे ने गैर कानूनी चीजों को छुपाने का अड्डा बना रखा है, ये सब जानने के बाद भी मैं चुप हो जाऊं? नहीं, मेरा ये आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप शांत हो जाइए। अगर बहू ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। आप शायद जानते नहीं, वो गर्भवती है। मैं क्या करूं सुमन, मैं क्या करूं? बरसों से इस सीने में सुलगती हुई आग ज्वालामुखी बनकर फट गई है और उसके लावे में सारे विश्वास, एतबार, जज्बात के सपने जलकर खाक हो गए। अब मेरे और सूरज के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता बच गया है और वो है पुलिस और मुजरिम का।